स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में राजकुमार सिंह जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बंगाल समेत 5 राज्यों में कल वोट की गिनती का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और बंगाल में काउंटिंग को लेकर के भी दोनों पार्टियों के बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं। अभी तो सारी भीड़ें जो लगी हुई हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर लगी हुई हैं और कल आप देखेंगे हर काउंटिंग सेंटर पर बड़ी शिद्दत के साथ काउंटिंग पर भी निगाह रखी जाएगी और कहाँ क्या किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है इसकी भी निर्देश पार्टियों ने अपने अपने वर्कर्स को दिए हैं। क्योंकि पिछली बार 2021 के इलेक्शन में जब काउंटिंग के वक्त देखा कि अब शायद मामला हाथ से निकल गया है तो ये खबरें आई थी कि बहुत सारे काउंटिंग सेंटर से बीजेपी के एजेंट उठ के चल दिए थे, वहाँ था ही नहीं फिर कोई। बाद में ये आरोप भी लगाया बीजेपी के नेताओं ने कि काउंटिंग में भी कुछ जगहों पर जो कुछ जैसा बिल्कुल होना चाहिए था फेयर एकदम वैसा काम नहीं किया गया। तो इस बार पार्टी ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि आखिरी वोट काउंट होने तक पार्टी का कार्यकर्ता नेता उस जगह मौजूद रहेगा जहां कोई भी ईवीएम में मत गिने जा रहे हैं। और बंगाल में अगर सबसे हॉट सीट कोई है तो वो भवानीपुर की सीट है, कोलकाता का भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के बाहर आज से ही हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी वर्कर्स ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली गाड़ियां अंदर गई हैं, फिर यहां पर भारी फोर्स तैनात की गई, पूरे इलाके को छावनी जैसा बना दिया गया। इस काउंटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी के समर्थकों ने अभी से डेरा डाल दिया है। भवानीपुर में इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पवन नारा इंडिया टीवी के रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि कैसा दिखता है इस वक्त कोलकाता शहर का माहौल। इस वक्त हम भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। ये इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग सेंटर में जो टीवी लगना है वो टीवी लेकर आए हैं, अपना आईडी दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये 159 भवानीपुर, और अब इनको भी एक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फोटो अंदर भेजा गया है, अंदर से हाँ आएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस गली में जिसका घर है उसको छोड़कर भले ही ऑफिस हो या हो कोई और वजह हो, आपको जाने की वजह बतानी पड़ेगी। यहाँ ये स्विगी वाले भैया आए हैं, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ धारा 144 का जो नया वर्जन है वो यहाँ लगा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और यहाँ सिर्फ कोलकाता पुलिस और इलेक्शन कमीशन की गाड़ी ही आगे जा सकती है। कल यहाँ सुबह काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले यहाँ सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ जरूर कुछ लोग बैठे हुए हैं छतरी लगाकर। मैम, किस वजह से बैठे हैं? हम लोग दीदी का अपना सिक्योरिटी टीम है। हम लोग कोई बैच पहन के यूनिफॉर्म पहन के नहीं, हम लोग सब दीदी को दिल में लेके बैठते हैं। गुड। तो आपको क्यों लगा यहाँ बैठना चाहिए? हम लोग दीदी के साथ हैं, इसलिए उनके सपोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। बीजेपी वाले नहीं आए? नहीं, बीजेपी वाले आए थे स्कॉर्पियो में, यहाँ से गाड़ी इनको छोड़ा गया है, फिर रिटर्न भी आया गया है और इन्होंने कोई भी चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है इन्होंने। अच्छा, आपको कैसे पता वो बीजेपी के थे? उसमें लोगो लगा हुआ था, स्टिकर लगा हुआ था उसमें। तो बीजेपी के लोगों को अंदर जाने दिया गया ऐसा टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 8 से 10 लोग यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। इतने ही लोग वहाँ दूसरी तरफ भी बैठे हैं। इस सड़क के दोनों तरफ से एंट्री बैन कर दी गई है और यहाँ इस वक्त आपको सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। जहां पुलिस है, जहां सीआरपीएफ है, वहां भी चौकीदारी कर रहे हैं। पवन ने जैसे दिखाया आपको, पार्टियों के नेता वो कह रहे हैं सीआरपीएफ की चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन भवानीपुर का मामला है, मुख्यमंत्री की खुद की सीट है। पहले लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ही सीट चुनी। लेकिन पिछले इलेक्शन में वो नंदीग्राम से हारी थी, ये बाईपोल में जीती हुई सीट है उनकी। और शुभेंदु उनको चेज करते हुए नंदीग्राम से यहाँ पर आए हैं। जब नॉमिनेशन ममता ने यहाँ किया तो उन्होंने नंदीग्राम पहले ही वो नॉमिनेशन कर चुके थे। उन्होंने कहा मैं भवानीपुर से भी लड़ूंगा। तो बीजेपी यहाँ भी अग्रेसिव दिखाई दी कि भाई इस बार वो ममता बनर्जी को हर हाल में हरा करके छोड़ना चाहती है। भवानीपुर का क्या कह रहा है आप लोगों का अपना असेसमेंट, समीर जी बता दें पहले। टफ फाइट तो, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी जीतेगी भवानीपुर में। हाँ, निश्चित रूप से। अगर शुभेंदु अधिकारी सिर्फ भवानीपुर से लड़ते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़े हैं
और भवानीपुर तो ममता बनर्जी की सीट है, वो तो पिछली बार शुभेंदु को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम उनके क्षेत्र में चली गई थी, फिर बाद में उपचुनाव जीती, उसके पहले भी भवानीपुर से चुनाव जीती है। तो मुझे लग रहा है उनका होम ग्राउंड है वहां पर, लेकिन इतना आसान भी नहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितनी लीड थी उतने वोट तो एसआईआर में कट गए, वो भी कट गया, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं। उसके बाद भी ममता बनर्जी के लिए फाइट टफ होगी, एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि बहुत आराम से ममता बनर्जी जीत रही है, फाइट टफ है। क्या लगता है? सर मैं समझता हूँ भवानीपुर से जो शुभेंदु अधिकारी के लड़ने से ही पूरा इलेक्शन बदल गया। अच्छा, यदि वो वहां नहीं आते हेड ऑन करने के लिए, नंदीग्राम में जब लड़े थे तो अलग था, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर वो थे, वहीं पर उन्होंने भी लड़ लिया, ठीक है। भवानीपुर आकर लड़ना मतलब ये तो एक चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज, चुनौती। तो उससे एक तो बीजेपी का उत्साह बढ़ा, दूसरा शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हो गए, ठीक है। और वो 40-50 हजार जो एसआईआर में डिलीशन हुआ है, 40,000 है, 45,000, जो 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो वो कितना असर डालता है। और उसके बाद भी ममता जी जीते, वैसे ममता जी के लिए मजबूत सीट है, भवानीपुर सीट टीएमसी की सीट है, एक्चुअली घर है उनका, जैसे नंदीग्राम शुभेंदु का था वैसे टीएमसी का गढ़ भी है और घर भी है, लेकिन वो सीट लोकसभा में 8,000 के मार्जिन पर रही है, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे रिस्क वहां पर इन्वॉल्व हैं। और बंगाल के बहुत सारे जो मित्र पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि बहुत टफ सीट हो गई है, इतना आसान इसको आप ममता जी हार भी जाए तो ममता हार भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और वो जो अमित शाह जी का बयान है ना, उसको ध्यान रखिए, मतलब वो पॉलिटिकल बयान है, कोई मैं उसको वो नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि आप भवानीपुर जिता दीजिए, बंगाल हम जीत लेंगे। उससे भी एक माहौल बनता है कार्यकर्ताओं के मन में, ये उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है वो लग जाता है कि भैया इसको पर कैसे काम करें। क्या बहुत डिटेल में क्या बात करेंगे, क्योंकि जो होगा वो तो अब ईवीएम में हो चुका है और कल काउंटिंग में हमें पता चलेगा। लेकिन एक दो बात सोच रहे हैं, अभी पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि ईवीएम में जो हो चुका उसके बाद भी कुछ होना बाकी है, ऐसा उनको लगता है। हाँ। हम कम से कम वहां हम उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ फेयर ही होगा जो होगा। लेकिन 2-3 बातों को, एक तो एसआईआर ममता जी की सीट पर 50,000 के करीब वोट कटा है, ठीक है। पहले 40-43 हजार तो एसआईआर के पहले राउंड में कट गया था, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कुछ हजार वोट आ गए, तो 50,000 के ऊपर है वो। लीड उनकी थी 58,000। एसआईआर में ज्यादातर वोट टीएमसी का कटा है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, और होगा क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। बीजेपी का भी कटा होगा, लेकिन ज्यादा उनका वोट कटा होगा। एक तो ये बात। दूसरा, अगर वाकई ये परिवर्तन का वोट है और कोलकाता की सीटों में, कोलकाता शहर में क्योंकि ये सीट है, तो कोलकाता में अगर बीजेपी का वोट बढ़ रहा है तो इस सीट पे भी बढ़ेगा। ये भी एक ममता जी के लिए माइनस होना चाहिए। और मुझे अभी तक कोई एक भी व्यक्ति, कम से कम जिनके मैं संपर्क में आया, नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा, बीजेपी का वोट नहीं टीएमसी का वोट इस चुनाव में बढ़ेगा। हर आदमी कह रहा है कि टीएमसी का वोट तो घटना है, बीजेपी का ही वोट बढ़ना है। अब सवाल केवल यह है कि कोलकाता शहर में भी वो माहौल है और किस हद तक है, ये हमको पता चलेगा, क्योंकि यहां बिल्कुल सपाचट थी भारतीय जनता पार्टी पिछले इलेक्शन के अंदर। 11 में से 11 की 11 हार गई थी, 11 की 11 हार गई थी। 36 में से 35 सीटें। सो अगर तो सर बदलाव है तो कोलकाता के निवासी भी चाहते होंगे, तो ममता जी की सीट भी फंसेगी। देखिए, एक तो फर्क ये है कि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी की सीट पर ममता बनर्जी उनको चैलेंज करने गई थी, इस बार शुभेंदु अधिकारी उनको चैलेंज करने उनकी सीट पे आए हैं। अब आए हैं या भेजे गए हैं उस पर अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए साइकोलॉजिकल माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है कि ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती दें। दूसरा, जैसे आपने खुद आंकड़े बता दिए कि एसआईआर में कितने वोट कट गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कितने कट गए, यानी जितना मार्जिन था लगभग उतने वोट कट गए। ममता बनर्जी बड़ी नेता हैं, उनकी ट्रेडिशनल सीट है तृणमूल कांग्रेस की, फिर भी अगर वहां क्लोज फाइट है तो चुनाव के मूड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर भवानीपुर हार जाती हैं, तो चुनाव में हो कुछ भी हो जाता है। हमने मुख्यमंत्री को हारते हुए देखा है, बाई इलेक्शंस में हारते हुए देखा हमने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री हार गई, लेकिन पार्टी जीत गई। लेकिन वहां नंदीग्राम में हारे थे, इसलिए 215 भवानीपुर अगर आप हारेंगे तो ये मानिए कि इसकी जो धमक है या इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको बाकी सीटों पर दिखाई देगा। ऐसे कह लो सर, अगर वाकई ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही हैं तो टीएमसी हार रही है। टीएमसी हार रही है, क्लियर सिंपल। बिल्कुल, अगर भवानीपुर आप हार सकते हैं तो टीएमसी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिर सीटें हार सकती है। क्योंकि ये भी कहना सेफ है कि बीजेपी जितनी भी पॉपुलर इस वक्त बंगाल के और इलाकों में होगी, कोलकाता में उससे थोड़ी कमी होगी डेफिनेटली। ठीक, बिल्कुल। अगर वहां, इसीलिए अगर ममता बनर्जी हारती हैं कोलकाता में, तो मतलब फिर बाकी जगह तो फिर ज्यादा कमल खिलना चाहिए। ये हमारा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको दिया गया अपना असेसमेंट है। अब श्रमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्कुल हार्डकोर आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और इनको भी थोड़ा वक्त पहले ही ये पद मिला है।
तो इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। हालांकि सब कुछ जो है वो अमित शाह के हाथों में था। होम मिनिस्टर ने इसको लीड किया है अपनी पार्टी के लिए इस इलेक्शन को। बहुत पुराने लीडर्स में से हैं, शमी शमी भट्टाचार्य, भट्टाचार्य RSS पुराने के लोग हैं। भरोसेमंद लोगों में से हैं जी। और वो उनका बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा ठोक के बोलने की बात में विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं टीएमसी 100 के नीचे जाएगी। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ईद उल फितर की मंच के ऊपर खड़ा होकर ये बोल सकती है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, एक राज्य का मंत्री कैलकाटा कॉरपोरेशन के मेयर दावत इस्लाम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो हिंदू होकर जन्म लिया वो दुर्भागा है। हर एक मुसलमान का यह कर्तव्य बनता है कि उसका समाज से एक आदमी को कम से कम हमारा मजहब में लेके आओ। एक विधायक बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद का, जी यहाँ हिंदू 30% है, हम लोग 70% है, जब चाहे तो काट कर भागीरथी में बहा देंगे। उसका बाद में भी मुख्यमंत्री चुप। लेकिन ये जो पावर, मैंने क्या बोलता है उसको, अभी जो काम चला मुख्यमंत्री है ना, कल शाम तक के बाद वो नहीं रहेंगे, उस स्थिति में सुधार आ जाएगा। सीटें आप लोग ला रहे हैं बंगाल में, क्या दावा कर रहे हैं आप? देखिए सीट आंकड़े के बारे में जो कुछ बोलना है तो माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, उन्होंने बोलना चालू किया। आपका एक आकलन? कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग सरकार बना लेंगे। तृणमूल कांग्रेस 100 सीट पार नहीं करेंगे। कोलकाता में तो 0 थी, कोलकाता में हम बैठे हैं, कोलकाता का कुछ नजारा बता दीजिए, कितनी सीटें आपकी झोली में आ रही हैं? आप देखते रहिए, तृणमूल 3 डिजिट ये पहुंचेगा नहीं, 100 पार नहीं कर सकेगा तृणमूल। एक आखिरी सवाल, लोगों में डर बहुत है कि भाई सरकार बने ना बने उसके बाद पता नहीं हिंसा बहुत होगी, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। 92% वोटिंग हुआ है, कहाँ डर है? डर खत्म, भय खत्म, भरोसाहीन। भय खत्म, भरोसाहीन। और दावा वो कर रहे हैं जो इनके खुद के साथ हुआ था पिछले इलेक्शन में। ये 200 पार कह रहे थे और ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंचे, 77 पे रुक गए। प्रशांत किशोर की बाइट याद आ गई। प्रशांत किशोर ने प्रशांत कहा किशोर था ने कहा था कि कि बीजेपी किसी भी लिख के ले लीजिए, भाजपा ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। खैर उनकी अपनी भविष्यवाणी अपने चुनाव में गलत होगी बिहार में, वो अलग बात है। लेकिन ये इस बार टीएमसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो इच्छा थी। और सब ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि किसी की इच्छा है या नहीं। जब खुद चुनाव लड़ता है आदमी तो अच्छा होता है। देखिए, अगर जनता ने मन बदल लिया होगा कि बीजेपी को जिताना है, तो फिर तो कोई फिगर जो है वो काम नहीं करेगा। फिर तो ये है कि जिताना है, इसलिए पूरे के पूरे उस साइड जाएंगे। लेकिन जो चुनाव पहले के चुनावों से हमें फिगर्स दिखाई देती है कि 112 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीटें हैं। हम ये मानते हैं लगभग 85, पिछली बार लगभग 85% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया था। ये फिगर्स भी हैं, जो सर्वे हुए थे उसमें भी ऐसा ही था। तो उसमें से 106 सीटें, 112 में से 106 सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी, टीएमसी जीती थी, 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी। हिंदू बहुल्य जो इलाके हैं या हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं 182, उसमें से 109 सीटें टीएमसी पिछली बार जीती थी और 72 बीजेपी जीती थी। तो अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं और ये मैं कहूं कि बीजेपी जीत रही है इन चुनावों में, तो इसका मतलब हिंदू बहुल्य इलाकों में हिंदू वोटर्स ने पूरी तरह से, यानी लगभग 75% के आसपास वो बीजेपी को वोट किया होगा। ठीक कह रहे हैं। तो अगर ये ऐसा बीजेपी को चाहिए, हाँ, अगर ये स्थिति है तो फिर तो कहा जा सकता है कि भाई बीजेपी की सरकार बने। भाई देने वालों ने तो 8% मुस्लिम वोट भी दिया बीजेपी को, मतलब दावा किया गया। पिछली बार 4.5% नहीं, ये देखिए पिछली बार 4.5% मुस्लिम वोट जो है वो गया। राहुल जी, आप 4 लोगों से मिल लो पहले जिन्होंने वोट दिया। ये तो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ना, फिर ज्यादा है। मैं तो कह नहीं रहा, ये तो फिगर्स जो दी गई हैं उसके हिसाब से। सीटों में बीजेपी 5 जीती तो सही ना, मुस्लिम वोटों से नहीं जीती होगी सर। 4.5% मिला, ऐसा नहीं है, 4.5% वोट मिला है उनको। चलें ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये सारी मैथमेटिक्स, सेफोलॉजी सब बेकार हो जाएगी अगर जनता ने तय कर लिया हो। इसमें पहले बोला अगर जनता और ये जनरल इलेक्शन नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, वो एक बहुत आम चुनाव का जैसा नहीं है। 2021 और 2026 में एक दूसरे लेवल पर आप पहुंच गए हो। और यदि जनता तय कर लेगी तो वो जो शमी भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं ना, 2011 का चुनाव आपको याद है क्या सर? जब 2011 का भी चुनाव याद, ममता हाँ, जी ऐसा वैसा ही है क्या? वैसा ही चुनाव है। उस वक्त बहुत कम वोट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बार यदि बीजेपी जीतेगी तो वो बहुमत से बहुत आगे पहुंचेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और नहीं तो बाकी सारी मैथमेटिक्स जो राहुल जी बता रहे हैं वो विद्वान लोग हैं, उस पर काम किया जा सकता है। और आप अगर से आगे कब पहुंचेंगे? नहीं, अगर नहीं, क्योंकि चुनाव वो कल शाम को पहुंचेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर का मतलब ये है कि मैं बीजेपी को 140 सीटों पर नहीं देखता, नहीं देख पाते। हाँ, मतलब 140 सीटों का मतलब यदि वो जीतेगी तो वो 160, 70, 80 जो भी हो सकता है वहां पहुंचेगी, वो उस वेव के साथ। मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं,
कह रहा हूँ, लेकिन वेव मुझे लग रही है, क्योंकि जिस तरह सब चीज़ों को आप जोड़ कर देख लीजिए, एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ममता जी का जो पूरा माहौल वहाँ पर बना हुआ है, जो नाराजगी हो रही है, ये सब भी है। और ये कहना कि भाई भवानीपुर हार गए तो ममता जी हार जाएंगी, टीएमसी हार जाएगी, ऐसा नहीं, पिछली बार भी हो गया, बहुत बार ऐसा होता रहता है। लेकिन एक माहौल के मैं बार बार कहता हूँ, जनता तय कर ले कि बदलाव करना है, तो फिर कोई मैथमेटिक्स काम नहीं आती। जो लोग ग्राउंड पे गए वो तो महसूस करके आए कि बदलाव की का बज़ बहुत है। मैं नहीं गया, तो इसलिए मैं उनकी बात मानने में क्यों ऐतराज करूंगा? मतलब कोई कारण नहीं है कि मैं जो गए उनकी बात पर ऐतराज और जो गया वो कम से कम इतना फीडबैक लिखे तो आया कि लोग पहले के मुकाबले बहुत बोल रहे हैं, खुलकर अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं, और बदलाव या परिवर्तन जो भी है वो वहां पर एक शब्द जो है, एक नारा सा जो है वो चल पड़ा है कि अब बदल के देखना है, अब चेंज करना है, 15 साल बहुत दे दिया। ऐसा आपको सुनने में आने लगे, तो जितना सुनते हैं उससे बहुत ज्यादा उसकी एक्चुअली वो ग्राउंड पर उसका असर होता है। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार का जो 2026 का चुनाव है, मुझे लगता है कि जनता बहुत सोच समझकर इस बार वोटिंग किया है। इस बार के चुनाव के अंदर 2011 का चुनाव ममता बनर्जी का जो था, फिर 2016 का था। अरे मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। मैं डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या लग रहा है इलेक्शन में। मैं अभी हफ्ता भर पहले से मुझे लगने लगा कि ना मुझे अब बीजेपी आगे दिखती है। मैंने एक दिन प्रोग्राम में आगे बोला, आज की तारीख में मैं लगभग सर्टन हूं कि बीजेपी को एक चुनाव जीतना चाहिए। गलत हर कोई होता है, मैं भी हो सकता हूं कल को, लेकिन मुझे अभी इस वक्त ऐसा लगता है। आप तो तब से बोल रहे हैं जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तब ना अमित शाह की ऐसे दावे थे, ना सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के 60 दिन बाद तैनाती रहेगी ऐसी खबरें थी, ना ममता बनर्जी के डिफेंसिव बयान थे, ना बीजेपी कितनी एग्रेसिव दिखाई दे रही थी। उस तब से आपको क्या आभास हो गया था? देखिए, मुझे लगता है कि 2011 से अगर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल के अंदर शासन किया, 2011, 2016 और 2021 के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ओर बढ़ गए। ममता बनर्जी का इस आखिरी का जो 5 साल कार्यकाल आप देखेंगे, 2021 से लेकर 2026 तक चुनाव के पहले तक का, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को चुड़ाने का काम करती रही, श्री राम के नाम पर जिस तरीके से ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से व्यंग्यात्मक में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नेता लोग बातें करते थे, यह बता रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को महसूस किया कि अब वो समय है कि भाई अब बंगाल के हिंदुओं को समझाना पड़ेगा। और संघ ने 4 साल पहले से जो मोहल्ला बैठकें शुरू की, घर घर संदेश देना शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान प्रचार अभियान किया, संघ ने जमीन स्तर पर काम किया, और बंगाल के भद्र लोग को भी और बंगाल के आम हिंदुओं को भी लगा कि भाई अब बहुत हो गया है। 15 साल ममता जी के शासन में अब ममता बनर्जी के इसमें विकास हो रहा है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी एक तरफा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर करते जा रही है, और अगर 5 साल ममता बनर्जी रहेगी तो फिर बंगाल को बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यह संदेश गया, सेंटीमेंट गया, लोगों ने इस बात को महसूस किया कि 11 साल के बाद भी आप बंगाल के अंदर बेरोजगारी, करप्शन सब पीक पर चला गया। आपके विधायकों की, आपके सांसदों की, आपके नेताओं की लूट चरम पर रही। महिला सुरक्षा के नाम पर आप करें, आज से 1500 रुपए महिला को देते और आपने मतलब सच में कुछ सोच के बोला था ना, या भाई 50% प्रोबेबिलिटी जीत या हार की रहेगी, इसीलिए बोल दिया था आपने? गलत भी साबित हुए तो 50% जीत के दावे तो होते हैं ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है सर, ये बात अब तय। मैं आपको कल क्रेडिट दूंगा इस बात का अगर बीजेपी जीतेगी, कि हम सब में सबसे पहले समीर जी ने इस बात को कहा था। सर, विश लिस्ट से यहाँ तक, ऑब्जर्वेशन तक का विश लिस्ट से यहाँ तक लेकर के आए समीर जी चुनाव को नेविगेट करते हुए। आप क्यों एक इलेक्शन एनालिसिस पे सवाल नहीं करना चाहिए? क्या वजह? आपने इतने इलेक्शन देखे, देखिए मैं इसलिए पता होता है, देखिए मैं इसलिए निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई एक जो टीएमसी है उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, बिल्कुल साफ है। और बंगाल में मैंने जैसे आपको बताया 110-11 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम मतलब जहाँ पे फैक्टर बहुत बड़ा है। ऐसे फैक्टर के होते हुए क्या मुसलमान जो है वो अचानक ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर तो वही है, अगर 25-30% अगर वोट उसको ऑलरेडी मिल रहा है, जो इंश्योर्ड वोट है, तो उसके बाद वाला, तो उसके बाद जो है क्या पूरा हिंदू वोट एकजुट होगा बीजेपी के पीछे? इसमें आपको संदेह है? इस बात को है कि पूरा हिंदू वोट अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं ममता जी की लीड बहुत है। हाँ। अभी वो 30% वोट से शुरू कर रही हैं ऑलमोस्ट। बीजेपी के लिए गैप बहुत बड़ा है। बंगाल के लोग ये भी देख रहे हैं कि 15 साल में क्या मिला, उनको कुछ नहीं मिला 15 साल में बर्बादी के अलावा बंगाल के लोगों को। तो उनको लग रहा है कि भाई अब भारत के बाकी हिस्से को हम देख रहे हैं, बंगाल तो वहीं बर्बाद होने की स्थिति में है। तो 15 साल बहुत हो गए। अब तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील रही उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि वोट पड़ रहा है। बहुत लोग तो बढ़े हुए वोट से निष्कर्ष पे पहुंच गए कि बीजेपी का वोट होना चाहिए। नहीं, वोट तो कम हुआ, कटे हैं वोट तो। नहीं, एब्सोल्यूट वोट बढ़ा है सर। टोटल परसेंटेज, उसके कई रीजन हो सकते हैं। अगर आपका जो टोटल वोटर है वो कम हो गया
और पुराने चुनाव में जितना वोट हुआ था उतना ही हुआ, तब भी परसेंटेज सर वो तो डेटा आ गया ठीक है ना। SIR को हटाने के बाद भी एब्सोल्यूट वोट बढ़ा है, 25 लाख वोटर तो बढ़ा है। मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि हमने बार बार चर्चा की कि कोई वेव तो नहीं है चुनाव में, न ममता के खिलाफ है न बीजेपी के फेवर में। एक जो चीज बीजेपी के फेवर में जाती है कि फियर फैक्टर नहीं है, इलेक्शन पीसफुल हुआ और मतदाताओं का जो डर था वो निकल गया। लेकिन कुछ आंकड़े हैं और आंकड़े जरूरी नहीं हमेशा सही हो, लेकिन हमेशा गलत भी नहीं होते। अभी राहुल जी जैसे बता रहे थे कि 25% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं वो बंगाल में है 112, उनमें से टीएमसी ने जीती थी 106 और बीजेपी को मिली थी 5। इसी तरह से 25% या उससे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाली सीटें हैं 182, उसमें से भी टीएमसी ने 109 जीती थी। तो खाली हम ये मैं वही कह रहा हूं, ये तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने क्रॉस कर ली। 75 लोकसभा सीटें मुस्लिम डोमिनेंस वाली, उसमें से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मुस्लिम वोटर्स का 75-80% ममता को मिलता है, वैसे हिंदू वोटर्स का 70% तक बीजेपी को नहीं मिलता, तो फिर कोई आंकड़ा बदलेगा। अब वही ना, आप बिल्कुल ठीक है, यही है क्या बीजेपी को कितना हिंदू वोट करेगा, यही करंट है बदलाव का, लेकिन वेव नहीं है। सर बिना हिंदू वोट के ममता बनर्जी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। बस बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं मिलता, लेकिन हिंदुओं में उसको मेजॉरिटी से ज्यादा वोट चाहिए, उसको लगभग 2/3 वोट चाहिए। ममता जी का ये बात सीधी, मेजॉरिटी वोट तो मिलता है बीजेपी को। मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी से काफी ज्यादा चाहिए। पॉलिटिक्स में के चुनावों में हर 5 हिंदुओं पर एक हिंदू जो है वो ममता बनर्जी को वोट करता है। तो क्या इसमें एकदम बदलाव हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बीजेपी जीत रही। हाँ, इतनी वाला बात तो इतनी है, तो इतनी सी तो बात है, लेकिन क्या सवाल तो ये है कि क्या ऐसा होगा? ये तो मैथमेटिक्स 52-53 हिंदू वोट जिस पार्टी को मिला बीजेपी को, क्या उसको इस बार 65-70% हिंदू वोट मिलेगा? मुझे है ना, देखिए 60-65 में है ना, मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहा। मतलब 10% वोट बढ़ना मतलब हिंदू वोट बढ़ना, तो बीजेपी 45% वोट पे होगी सर, बराबर हो जाएगा ना, तो हो गया, निकल नहीं चाहिए बीजेपी को।